हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी सीसैट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यूपीएससी जो है वो सीसैट को हर साल टफ करता जा रहा है, 2020, 2021, 2022, देन 2023। तो यूपीएससी जो है सीसैट को एज एन एलिमिनेशन पेपर यूज कर रहा है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी योर टेक्निक? लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। तो देखिए, जो पहली गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, सीसैट को एज अ सिंगल मोनोलिथिक एंटिटी समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। सीसैट के 3 हिस्से होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और इन तीनों हिस्सों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए। सो विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन कि हर सेक्शन के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स में आते हैं। सो इन मैथ्स यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। सपोज जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, सपोज इफ यू आर रीडिंग हिस्ट्री, इसमें सपोज अगर आप पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? पहले इसे पढ़ते हो, यू रीड दिस टॉपिक। पढ़ने के बाद आप क्या करते हो? इसके क्वेश्चंस करते हो, फिर इसके PYQs देखते हो, और अगर ये सब आपसे बन रहा है, फिर आप क्या करते हो? आप समझ लेते हो ये टॉपिक आपको आता है, अब आप अगले टॉपिक पे मूव कर सकते हो। सिमिलरली मैथ्स में भी आपको यही करना है, आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने। कुछ एरियाज जैसे हैं, जैसे कि क्लॉक एंड कैलेंडर, फिर है HCF एंड LCM, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, ट्रेन एंड स्ट्रीम। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स में से पहले आप नोट डाउन कर लीजिए आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। सपोज अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है, या HCF एंड LCM आपको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? इस टॉपिक को पहले थॉरोली रीड करोगे, इसे अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है, इसे समझिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके क्वेश्चंस कीजिए, इंटरनेट से या जहां से भी ढूंढ के कोई वर्कशीट कीजिए, इसके PYQs देखिए। फिर अगर आपसे ये अटेम्प्ट हो रहा है, सब कुछ आपको कॉन्फिडेंस आ गया, देन यू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपने PYQ लिए और करना चालू कर दिया। इसमें भी जैसा आप GS में करते हैं वैसा ही आपको करना है कि अच्छे से पहले पढ़िए, समझिए टॉपिक को, टॉपिक क्या है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब सेम चीज जो है रीजनिंग में भी अप्लाई होगी, और सेम चीज जो है वो इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती थोड़े तक। अब कुछ टिप्स जो है मैथ्स के लिए विच आई वांट टू शेयर। सबसे पहली बात क्या है? एट मैक्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर 2.5 अटेम्प्ट्स और 2.5 मिनट्स फॉर अ मैथ्स क्वेश्चन। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर सेकेंड अटेम्प्ट किया आपने क्वेश्चन, अब आप थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या, जब आप सेकेंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जाओगे, तब आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। जब आप सेकेंड बार इसे अटेम्प्ट कर चुके और फिर आप वापस अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, तो बीच में ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जस्ट लीव इट, या ज्यादा से ज्यादा उसे 2.5 मिनट के लिए करिए। और अगर नहीं बन रहा है तो जस्ट लीव इट, बिकॉज देयर आर 79 अदर सच क्वेश्चंस व्हिच आर वेटिंग फॉर यू। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज और इक्वल मार्क होता है, ठीक है। तो ये पहली एडवाइस है, प्लीज टाइम मत वेस्ट कीजिए, ईगो पे मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये गलती कर देते हैं। सेकेंड, इफ यू आर नॉट गुड एट मेंटल मैथ, जस्ट डोंट डू इट, ठीक है। अगर आपको सपोज 25 इंटू 25 जो है 625 होता है, ये नहीं पता है, तो प्लीज जैसा बेसिकली करते हैं लोग वैसा कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये 125 हो गया, ये 0 हो गया, ये 50 हो गया, ये 625, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, ठीक है। मेंटल मैथ करने के चक्कर में गलत आंसर मत लाइए। इतनी एफर्ट लगाते हो आप, इतना सब कुछ करते हो, क्वेश्चन को समझते हो, ठीक है, फिर उसे सॉल्व करते हो, और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कारण गलत आंसर मत लाइए, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है मेरा क्वेश्चन पेपर है, आप जैसे देख सकते हैं कि सब कुछ लिख लिख के करता था मैं, सारे कैलकुलेशंस वगैरह। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं इसी के कारण +1 +1 +1 +1, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है लाइन से +1 +1 आप जैसे देख सकते हैं सही हुए। तो ये पूरा की पूरे दोनों पन्ने के सारे क्वेश्चंस मेरे सही थे। एंड दिस इज द रीजन, बिकॉज आई डिडंट टुक एनी रिस्क। मेंटल मैथ्स नहीं करता था, आराम से करो, इत्मीनान से करो, और देख देख के करो चीज़ों को, क्योंकि मैथ्स में कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है। Try to make a list of all the formulas while preparing the topic which can be used to revise in the time given before CSAT exam, like permutation, clock, work and time. तो जो आपका पेपर सपोज 11:30 को खत्म होता है और CSAT का पेपर आपका 2:30 को चालू होता है, तो इसके बीच में आप क्या कर सकते हो? एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बना सकते हो, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज को आप जल्दी से थॉरोली रिवाइज कर सकते हो जस्ट बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। ये आपको काफी काम आएगा। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मेरा फॉर्मूला लिस्ट है, ठीक है। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशंस का मैंने बनाया हुआ था। ऐसे ही मैंने क्या है कि काफी सारे फॉर्मूलेस लिख लिए थे और इन्हें बना लिया था, सो दैट दे कैन हेल्प मी एट द लास्ट मोमेंट। देन रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग पे आप क्या कर सकते हैं? वैसे ही रीजनिंग में भी आपको सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन करने हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, मिरर एंड वाटर इमेज, क्यूब्स एंड डाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ऐसे सारे टॉपिक्स को आप लिस्ट डाउन कीजिए। इसमें जो भी टॉपिक आपका वीक है,
इस वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए और उसके क्वेश्चंस कीजिए, देन यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दीज टॉपिक्स। कुछ टिप्स रीजनिंग में, विजुअलाइज कीजिए, नो मार्क्स फॉर ब्यूटीफुल कॉपी। कई लोग क्या करते हैं ना कि लिखते नहीं। अब जैसे सपोज अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि द बॉय मूव्स ईस्ट, देन द बॉय मूव्स नॉर्थ, देन द बॉय मूव्स अगेन ईस्ट, देन द बॉय मूव्स साउथ। तो कई लोग ऐसा डायग्राम बनाते नहीं, वो कि एकदम ब्यूटीफुल कॉपी रख के आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ बनाएंगे नहीं। तो भाई इसके मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। देयर आर नो मार्क्स फॉर ब्यूटीफुल कॉपी। आप प्रॉपरली क्या कीजिए कि डायग्राम्स बनाइए, देखिए कैसे हो रही है चीज़ें। अगर कुछ दिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसमें अगर बोला है कि एक टैंक में से जो है एक 10 लीटर का टैंक है, उसमें से अगर 1 लीटर वाटर बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसे बनाइए कि 1 लीटर हम पानी बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ। तो जब आप देखेंगे, करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो प्लीज़ विजुअलाइज कीजिए, इट रियली हेल्प्स। तो जैसा आप देख सकते हैं, अगेन ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं चीज़ों को कर करके देखता था मैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करता था कि भाई सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं चीज़ें। देन पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन से सीधा सीधा वैल्यू देखिए और उस वैल्यू को डाल दीजिए। या तो कभी कभी क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू 1 2 ऐसा सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी इससे भी आंसर आ जाता है, तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पर ये इंट्यूशन से होगा, जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तब होगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एरिया, बिग पैसेज विद 3 क्वेश्चंस, मोर रिस्क प्लस मोर रिवॉर्ड, और स्मॉल पैसेज विद 1 क्वेश्चन, लेस रिस्क प्लस लेस रिवॉर्ड। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। या तो ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1 2 3, ये तीनों का एक ही पैसेज होगा। अगर ये पैसेज आप क्रैक कर लेते हैं तो ये तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है। बट अगर ये पैसेज आपका गलत हो जाता है तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे मोर रिस्क है बट मोर रिवॉर्ड भी है। तो आप इसे फॉलो करना चाहते हैं, या फिर आप दूसरी स्ट्रैटेजी जो है, पैसेज एक छोटा पैसेज हो गया जिससे जो लिंक्ड क्वेश्चन है वो एक ही है, एक ही क्वेश्चन उससे लिंक्ड है, बट यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे तो या तो एक सही होगा और गलती हुई तो एक गलत होगा। तो यहाँ पे लेस रिस्क है बट लेस रिवॉर्ड भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे बड़े पैसेजेस में ये हो सकता है कि आपने गलत अगर इंटरप्रेट कर लिया तो पूरा पैसेज गलत हो जाएगा। अगेन एक चीज वापस बोलूंगा, डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। अगर नहीं बन रहा है तो आगे बढ़िए, देयर आर 79 अदर क्वेश्चंस लाइक दिस। अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, देखिए इंग्लिश में 2 तरीके के पैराग्राफ्स होते हैं। एक ऐसे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो इन पैराग्राफ्स में क्या है कि आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट पैराग्राफ मत पढ़िए, द मेन आइडिया ऑफ पैसेज पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस पैसेज को पढ़िए यहाँ पे, और फिर आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। वैसे ये द अबव पैसेज इंप्लाई, व्हाट डज द अबव, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, फिर ये पैसेज पढ़ूंगा मैं और फिर उससे सीधा मैं आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, रेदर देन आप ये पढ़ोगे, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ये स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 में इसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और फिर वापस से वो क्या करते हैं, स्टेप 3 में ये वापस ऊपर जाते हैं इसको पढ़ने के लिए कि क्या इंप्लाई करना चाहते हैं, फिर आंसर देने की कोशिश करना है। तो ये थोड़ा आप टाइम को शॉर्ट कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी अपना के। अब देखिए जैसे ये बड़ा पैसेज है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में कुछ स्मार्ट वर्क हमें करना रहेगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ना जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ही पढ़ लेंगे कि ये स्टेटमेंट्स क्या है। अगर इनमें से एक स्टेटमेंट हमें लगता है कि भाई वो कभी सही हो ही नहीं सकता, सपोज अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा है द अर्थ इज फ्लैट, तो जनरली ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। जनरली ये ट्रू नहीं होगा, तो आप उससे यहाँ पे एक हल्का सा स्मॉल एक्स यहाँ लगा सकते हो जनरल लॉजिक के हिसाब से। जैसे आप एलिमिनेशन जीएस में करते हो वैसा ही आप यहाँ कर सकते हो कि जनरल लॉजिक लगा लीजिए और यहाँ पे एक्स मार लीजिए कि भाई ये नहीं ट्रू हो सकता, या ये भी सपोज नहीं ट्रू हो सकता, तो इससे आंसर आपका एक 1 ओनली दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कर लिया आपने फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट टाइम में ये कर लिया कि आपने एक थोड़ा इंट्यूटिवली गेस कर लिया। फिर आप क्या कीजिए, इन स्टेटमेंट्स को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। इन स्टेटमेंट्स को आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद आप इस पैसेज को पढ़ना चालू कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स कौन कौन से दिए, फिर ये पैसेज पढ़िए। तो इससे क्या आपको बैक ऑफ द माइंड में आपके जो है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको याद रहेगा कि भाई मेरे को क्या चीज सॉल्व करनी, पूछा क्या गया, और आप उसी को ही ढूंढोगे। और जनरली क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स है, जैसे सिंथेटिक पेस्टिसाइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंथेटिक पेस्टिसाइड ना कहीं यहाँ पे दिया होगा फर्स्ट पार्ट में पैसेज के, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट है ये कहीं ना कहीं जो है पैसेज में यहाँ पे कहीं दिया होगा, और ये थर्ड स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं पैसेज के लास्ट में दिया रहता है। तो अरेंज भी यूपीएससी ना इन्हें इस तरीके से करता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऊपर रहे, सेकंड स्टेटमेंट नीचे रहे, थर्ड स्टेटमेंट और नीचे रहे उसके। तो कुछ इस तरीके से भी जनरली अरेंजमेंट रहता है। तो इंग्लिश में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो है क्वेश्चन को और इन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ लीजिए, फिर इन स्टेटमेंट्स को जल्दी जल्दी ढूंढिए ये कहाँ पे है,
और उसके बाद बस आप करेक्ट आंसर टिक कर लीजिए। और बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स एकदम आउटरेजियसली गलत होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो स्टेटमेंट जनरली 99% टाइम रॉन्ग होगा, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। अब जनरल मिस्टेक क्या करते हैं कैंडिडेट, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉट स्टडिंग जस्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू, तो जैसे मैंने बता दिया कि भैया आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। अगर आपसे कैलेंडर का क्वेश्चन पिछले साल नहीं बना था तो इस साल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़िए उस कॉन्सेप्ट को, क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद आगे बढ़िए। नो कॉन्क्रीट प्लान फॉर सीसैट, ओनली स्ट्रेटेजी फॉर जीएस एग्जिस्ट। अब भाई देखो, सीसैट के लिए भी कॉन्क्रीट प्लान बनाना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। अब अगर आप सीसैट में बिना स्ट्रैटेजी बिना प्लानिंग के जा रहे हो तो यू आर डूइंग अ सुसाइड। इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, आप आईआईटी ग्रेजुएट क्यों ना हो, आपको प्लान चाहिए सीसैट के लिए आज के डेट में। गेटिंग ईगो इन्वॉल्व इन द पेपर, ये भी मत कीजिएगा प्लीज, स्पेशली इन मैथ्स क्वेश्चन, कि बन नहीं रहा है, मैं करके देखूंगा, मेरे से तो हो गया था, घर में तो हो जाते थे, अभी क्यों नहीं। भाई ये एग्जाम टाइम है, 2 घंटा टाइम है आपके पास में, आगे बढ़िए, नहीं हो रहा है तो प्लीज। सम गोल्डन एडवाइसेस, ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 45 to 50 क्वेश्चंस ओवरऑल टू कट ऑफ द क्लियर सेफली, ठीक है। तो इतने तो प्लीज ट्राई कीजिए, 45 to 50 आप कर रहे हैं। डू नॉट फिल OMR ऑल इन वन गो, फिल इट इन इंटरवल्स। तो क्वेश्चन पेपर को राउंड में कीजिए, आपका फर्स्ट राउंड अगर हो जाता है तो उसके बाद आप OMR भर लीजिए, सेकेंड राउंड जब हो जाता है उसके बाद OMR, थर्ड राउंड जब हो जाता है उसके बाद OMR। वन गो में मत भरिए OMR को, एक एक बार राउंड कीजिए और OMR को भरिए, ठीक है। डिवाइड द पेपर इन 2 पार्ट्स, तो एक पार्ट आप मैथ्स प्लस रीजनिंग का बांट सकते हो, दूसरा इंग्लिश का, एंड ट्राई टू गिव इक्वल वेट टू ईच पार्ट। ऐसा नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग में जो है हम 90 मिनट्स दे रहे हैं और इंग्लिश में 20 मिनट्स ही दिए, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो आपको इफेक्टिवली आपको ना लास्ट के 5 to 7 मिनट सेव करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको OMR भरना है। तो OMR भरना है तो 5 से 7 मिनट आपको चाहिए रहेंगे इसके लिए। तो आपके पास इफेक्टिवली मान लीजिए आप 110 मिनट्स ही हैं, क्योंकि 2 मिनट आपका जो है अटेंडेंस शीट भरने में उसमें लग जाएगा टाइम। सो एक मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि आपके पास 110 मिनट है। तो इसमें आप ट्राई कीजिए कि 60 मिनट फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग एंड 50 मिनट फॉर इंग्लिश, ऐसा मैं बांट रहा हूँ। एटलीस्ट जस्टिस कीजिए पेपर के साथ, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। OMR टू बी फिल्ड एट 1 hour 10 minutes, ठीक है। तो फर्स्ट बार आप OMR 1 hour 10 minutes के अंदर भर लीजिए, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं भी हुए तो प्लीज 1 hour 10 minutes में एक बार जितने क्वेश्चंस हो गए, सारे नहीं भी हुए तो OMR भर लीजिए, ठीक है। और अगले सेक्शन में मूव कर जाइए। सपोज अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो 1 hour 10 minutes तक आपके जितने मैथ्स के क्वेश्चन हुए 1 hour 10 minutes तक वो आपने कर लिए। अब इसके बाद आप जो है इंग्लिश वाले सेक्शन में प्लीज एंड प्लीज मूव कर जाइए, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चंस के साथ भी जो है जस्टिस कर सकें कि भाई इसमें जो जो पूछा है वो मैं एक बार पढ़ लूं, क्या पता इंग्लिश के क्वेश्चंस काफी इजी हो, तो वो मिस मत कीजिए। तो 1 घंटा 10 मिनट के बाद आप सेक्शन को स्विच कर लीजिए और प्लीज एक बार OMR भर लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट में आप पैनिक ना करो और OMR जो है जल्दी जल्दी ना भरो। ये हो गया। और एट लास्ट, इवन इफ यू हैव मैथ्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एज अ पेपर इज गेटिंग मोर एंड मोर टफ, और ये UPSC का रिवेंज बनता जा रहा है। तो अब आपका मैथ्स और इंजीनियरिंग भी है तो भी ये जरूरी नहीं कि आप सीसैट क्लियर कर ही लोगे, बहुत टफ होता जा रहा है सीसैट टाइम के साथ में। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स या आपको और भी कुछ चीज पूछना है, सो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अ वेरी थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।